नमस्कार। साध्य अकेडमी टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का विश्लेषण किया था, उससे आगे के जो क्वेश्चन हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन सीरीज का, निम्नलिखित में से कौन सी चयन संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्षण, दूसरा ऑप्शन है संवेदन, तीसरा ऑप्शन है अवधान, चौथा ऑप्शन है भावात्मक। तो यहाँ पूछा गया है चयन संज्ञानात्मक यानी सिलेक्शन कॉग्निटिव प्रोसेस कौन सी है? तो साथियों, इसका सही आंसर है अवधान। इसका जो सही आंसर है अवधान, अटेंशन। एक बार इसे समझ लें, क्योंकि यहाँ पूछा गया है चयन संज्ञानात्मक। ये जो विषय है, ये जो तथ्य है, ये आपके अवधान से लिया गया है। अवधान को ध्यान भी कहते हैं, अटेंशन। अवधान की विशेषता है चयनात्मक। अब इसमें जिस तरीके से एकाग्रता होती है, एकाग्रता, सतर्कता होती है, तो ये चयनात्मक अवधान की विशेषता है और ये हमारे मानसिक अनुभवों से संबंध रखते हैं। इसलिए चयनात्मक अवधान वो होता है जो हम किसी विषय पर, किसी ही विषय पर ध्यान को केंद्रित करते हैं। साथियों, मैं समझता हूँ यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको अवधान है, लेकिन हम समझने के लिए ऑप्शन के एक प्रत्यक्षण है। प्रत्यक्षण का मतलब परसेप्शन। प्रत्यक्षण संवेदना के अर्थ को स्पष्ट करता है। इसलिए प्रत्यक्षण, परसेप्शन हमारी संवेदना यानी संवेदियों के जो अनुभव होते हैं, उन संवेदियों के अनुभव, संवेदना के तथ्यों को स्पष्ट करना, वो हमारा प्रत्यक्षण कहा जाता है। संवेदन हमारी एक संवेदी से उत्पन्न, संवेदी की जो प्रक्रिया है, उसे हम संवेदन कहते हैं। सेंसेशन। तो मैं समझता हूँ ये इस क्वेश्चन का सही आंसर आप मिला होगा। साथियों, अगला क्वेश्चन सीरीज का, प्रतिध्वनात्मक स्मृति कौन सी है? तो 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है संवेदी स्मृति, दूसरा ऑप्शन है अल्पकालीन स्मृति, तीसरा ऑप्शन है दीर्घकालीन स्मृति, चौथा ऑप्शन है घोषणात्मक स्मृति। तो इसका सही आंसर है संवेदी स्मृति। एक बार इस प्रतिध्वनात्मक को समझें। प्रतिध्वनात्मक स्मृति, इकोइक मेमोरी। प्रतिध्वनात्मक संवेदी स्मृति की विशेषता है। और प्रतिध्वनात्मक वो स्मृति होती है जो हमारे श्रवण शक्ति के आधार पर कम समय में हम सुन लेते हैं। यानी किसी भी सूचना को श्रवण शक्ति द्वारा बहुत ही कम समय के लिए हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो ये हमारी प्रतिध्वनात्मक स्मृति कही जाती है। बाकी अल्पकालीन स्मृति
जो हमारी शॉर्ट मेमोरी है, अल्पकालीन। अल्पकालीन स्मृति भी हमारी एक शॉर्ट मेमोरी है, लघु मेमोरी भी कहते हैं इसे। इसमें जितनी भी जो सूचना होती है वो ध्वनात्मक होती है, ध्वनात्मक। इसलिए यहाँ ये ध्वनात्मक और प्रतिध्वनात्मक, क्योंकि बहुत ही कम समय के लिए, कम से कम 1 सेकंड से भी कम से कम समय के लिए प्रतिध्वनात्मक, और उससे कुछ समय के लिए जो हमारी जो लघु मेमोरी, जो हमारी शॉर्ट मानसिक संरचना में स्थापित होती हैं, हमारी अल्पकालीन मेमोरी होती है। दीर्घ मेमोरी, दीर्घकालीन मेमोरी, जो हमारी सभी सूचनाओं को एक लंबे समय तक, लंबे समय तक रखती हैं। तो इसलिए यहाँ हम समझेंगे घोषणात्मक जो स्मृति है वो दीर्घकालीन स्मृति का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ मैं समझता हूँ इसका आपको सही आंसर मिला। आगे का क्वेश्चन, संगणन सिद्धांत किससे संबंधित है? साथियों, संगणन सिद्धांत, पहला ऑप्शन ज्ञानबोध, दूसरा ऑप्शन अवधान व्यवधान, तीसरा ऑप्शन स्मृति विस्मृति, चौथा ऑप्शन अधिगम अनुभव। तो यहाँ संगणन जो सिद्धांत है वो हमारी स्मृति विस्मृति से संबंधित है। और इस संगणन सिद्धांत का विकास किया था पिलजेकर ने। खासकर इसका जो संगणन सिद्धांत का स्मृति में प्रयोग न होकर विस्मृति में प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विस्मृति से ही संबंधित है संगणन सिद्धांत का जो महत्व है। साथियों, सीरीज का अगला क्वेश्चन, मानवों के व्यवहार में पाई जाने वाली विशिष्टताएं तथा विचलनशीलता को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन व्यवहार परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन अधिगम परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन व्यक्तिगत भिन्नता, चौथा ऑप्शन प्रामाणिक भिन्नता। तो यहाँ पर जो विचलनशीलता है यानी कि एक विभिन्नता है वो केवल और केवल इसमें पाई जाती हैं आपकी व्यक्तिगत भिन्नता में। क्योंकि किसी भी मानव के व्यवहार में जो विचलनशीलता होती है इसका जो संबंध है वो विभिन्नता से है। क्योंकि मानव के व्यवहार में जैसे शारीरिक व्यवहार, मानसिक व्यवहार, संवेगात्मक व्यवहार या और हमारे सामाजिक जितने भी मानवीय अंतःक्रिया में जो व्यवहार होते हैं उन सब में जो विभिन्न तरीके की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम विचलनशीलता के नाम से जानते हैं, और ये हमारे व्यक्तिगत भिन्नता में पाए जाते हैं। तो साथियों, अगला क्वेश्चन सीरीज का समझे होंगे। बालक की कौशलों को अर्जन करने की अंतर्निहित शक्ति एवं योग्यता को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन अभिरुचि, दूसरा ऑप्शन अक्षमता, तीसरा ऑप्शन अवप्रेरणा, चौथा ऑप्शन अवृत्ति। तो यहाँ पर जो बालक की अंतर्निहित जो शक्ति है एवं योग्यता है वो आपकी है अभिक्षमता। एक बार इन्हें हम थोड़ा इनमें अंतर करते हुए समझें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली उसमें दी है अभिरुचि, जो वरीयता के आधार पर प्रयोग होती है।
किसी भी मानव में किस वस्तु, व्यवहार, घटना के प्रति उसकी जो वरीयता है, वो किसके प्रति उसकी जो एक लगाव है, वो अभिरुचि को दर्शाता है। दूसरा जो ऑप्शन है अभिक्षमता। अभिक्षमता हमारी जो संपूर्ण जो शारीरिक संरचना के आधार पर जो शक्ति होती है उसे हम अभिक्षमता कहते हैं, क्योंकि ये किसी कार्य को करने की पूर्व निहित शक्ति कही जाती है। अभिक्षमता का सीधा संबंध हमारी आनुवांशिक अंतःशक्ति से भी होता है। इन चीज़ों में अंतर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी बालक में किस तरीके की योग्यता है, और इस अभिक्षमता से हम बहुत सी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें केवल और केवल बालक की हम योग्यता और क्षमता को मापते हैं। जैसे हम KVS, टेट जैसी परीक्षाओं को हम अभिक्षमता द्वारा मापते हैं। तीसरा जो है आपका अभिप्रेरणा है। केवल शक्ति तो ये भी होती है, लेकिन ध्यान देना, ये मनोवैज्ञानिक अंतःशक्ति होती है। इससे किसी कार्य को करने की, जारी रखने की या लक्ष्य तक पहुंचाने की जो हमारी मनोवैज्ञानिक शक्ति जो होती है उसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिवृद्धि हमारी एक शारीरिक अभिवृद्धि का जो संबंध है वो हमारी शारीरिक वृद्धि से है, तो मैं समझता हूँ यहाँ इस क्वेश्चन और विश्लेषण के साथ आप समझे होंगे। सीरीज का अगला क्वेश्चन, किस शिक्षण विधि के अंतर्गत बालक प्रयोगशाला में सीखते हैं? पहला ऑप्शन मॉन्टेसरी विधि, दूसरा ऑप्शन किंडरगार्टन विधि, तीसरा ऑप्शन योजना विधि, चौथा ऑप्शन डाल्टन विधि। तो यहाँ प्रयोगशाला का जो विधि के रूप में जो विधि जानी जाती है वह आपकी डाल्टन विधि। साथियों, मॉन्टेसरी विधि का विकास मॉन्टेसरी ने किया, जो बालक की कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है। किंडरगार्टन विधि जो फ्रॉबेल ने दी थी, जो कि बालक की प्राकृतिक खेल क्रियाओं पर आधारित है। योजना विधि क्लिपेक्टर ने दी, जो बालक की जो करके सीखने की क्रियाओं पर आधारित है। डाल्टन विधि की को ही प्रयोगशाला विधि के नाम से जाना जाता है, प्रयोगशाला। ये डाल्टन विधि, और इसका जो विकास किया था हेलेन पार्कहर्स्ट ने, जो अमेरिका में इस डाल्टन विधि का जो विकास हुआ अमेरिका में हुआ, और इसका जो विकास हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर, कि प्रचलित शिक्षा के विरोध में हुआ। शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए हुआ। इसमें बड़े बच्चे प्रयोगशाला में सीखते हैं। छोटे बच्चों के लिए ये विधि उपयोगी नहीं है। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन के विश्लेषण और उसके सही तथ्य को, आंसर को समझे होंगे। आगे का क्वेश्चन सीरीज का, पेस्टालॉजी की रचनात्मक लेखन विधि। जो पेस्टालॉजी की रचनात्मक लेखन विधि, यहाँ मैं आपको क्वेश्चन के सही उसे रचनात्मक लेखन की विधि की विशेषता नहीं है, यानी कि विधि की विशेषता नहीं है।
यहाँ पहला ऑप्शन पृथक्करण, दूसरा विश्लेषण, तीसरा एकीकरण और चौथा परिगणन। यहाँ पर पेस्टालॉजी की लेखन रचनात्मक लेखन विधि की विश्लेषण नहीं है। पेस्टालॉजी की रचनात्मक लेखन जो विधि है वो 3 बातों को महत्वपूर्ण मानती है। नंबर 1 पृथक्करण, वर्गीकरण और एकीकरण। क्योंकि बालक यहाँ चीज़ों को, खासकर जो भाषा संबंधी लेखन है उसमें वर्णों को चिन्हों के आधार पर सीखने का कार्य करता है और उन्हें अलग अलग करता है और उन्हें जोड़ता है। इसलिए पेस्टालॉजी की रचनात्मक लेखन विधि की जो विशेषता है वो विश्लेषण नहीं है। साथियों समझे होंगे। अगला क्वेश्चन सीरीज का, वाचन में वाक्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन संश्लेषण विधि, दूसरा ऑप्शन विश्लेषण विधि, तीसरा ऑप्शन अनुकरण विधि, चौथा ऑप्शन निगमन विधि। तो साथियों यहाँ वाक्य शिक्षण के बारे में कौन सी विधि है? तो यहाँ आपकी जो विधि है आपकी विश्लेषण विधि। क्योंकि यहाँ समझ लें 2 विधि, एक विश्लेषण और दूसरी विधि संश्लेषण। ये दोनों ही विधि वाचन शिक्षण की प्रणाली के नाम से जानी जाती हैं। और अगर विश्लेषण में जो शिक्षण होता है वाक्य से वर्ण तक का शिक्षण किया जाता है और संश्लेषण में वर्ण से वाक्य तक का शिक्षण होता है। तो यहाँ पर जब वाचन शिक्षण की प्रक्रिया कराई जाती है तो बच्चों में एक बड़े संगठन से जब चीज़ों को अलग अलग किया जाता है तब उसे विश्लेषण विधि, और जब चीज़ों को जोड़ा जाता है तब संश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। साथियों मैं समझता हूँ कि यहाँ आप इस क्वेश्चन का सही आंसर विश्लेषण समझे होंगे। अगला क्वेश्चन सीरीज का, सह शैक्षणिक संकलनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। पहला ऑप्शन अर्धवार्षिक परीक्षा, दूसरा ऑप्शन सामाजिक कौशल, तीसरा ऑप्शन जीवन कौशल, चौथा ऑप्शन व्यवहारिक कौशल। तो यहाँ पर सही आंसर है, कौन सा नहीं आता है, वो आपका व्यवहारिक गुण। ये सह शैक्षणिक के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि मैं आपको इसका थोड़ा सा विश्लेषण, क्योंकि सीसी पैटर्न पर है, इसमें जो है रचनात्मक और संकलनात्मक। जो रचनात्मक होता है वो कक्षा के दौरान मूल्यांकन होता है, कक्षा के दौरान। और संकलनात्मक होता है सत्रांत या अंत में। इस तरीके से इसमें समय अंतराल की बात होती है, समय या अंतराल की बात होती है। यहाँ चलती हुई क्रिया की बात है, चलती हुई शिक्षण प्रक्रिया। दोनों ही मूल्यांकन दोनों ही प्रकार के होते हैं, शैक्षिक भी होता है, यानी कक्षा में के दौरान बालक की योग्यता या सीखने संबंधी क्रियाओं का, और सहशैक्षणिक भी होता है, जैसे विद्यालय में सहगामी क्रियाएं। ये भी हमारा 2 ही प्रकार का होता है, लेकिन अंत में ही होता है। यहाँ हमारे
केवल बालक के अंत में निष्पादन का मूल्यांकन होगा या उसकी उपलब्धि का, शैक्षिक उपलब्धि का। और यहाँ बालक की जो सामाजिक या जीवन कौशल या जो पाठ परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं इस तरीके से यहाँ आपका व्यवहारिक गुण इस सह शैक्षणिक संकलनात्मक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल जरूर लगा हुआ, लेकिन इसकी थ्योरी को जब समझ लेंगे तो वो अब समझ में आ जाएगा। सीरीज का अगला क्वेश्चन, सामाजिक रूप से अस्वीकृत व्यवहार एवं विभिन्न अपराध किशोरावस्था की किस चिंता से? यहाँ अस्वीकृत है, अस्वीकृत व्यवहार, अस्वीकृत, तो यहाँ पर रिजेक्ट बिहेव। तो यहाँ केवल किशोरावस्था की, इस किशोरावस्था की चिंता के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है उपचार, दूसरा दुश्चिंता, तीसरा तंत्रगातापी, चौथा है अपचार। तो ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ किशोरों की प्रमुख रूप से 3 चिंताएं होती हैं। नंबर 1 अपचार, जो समाज विरोधी व्यवहार होता है, समाज विरोधी या अपराधी प्रवृत्ति, चोरी करना, झूठ बोलना आदि, इस तरीके की जो अपचारी व्यवहार कहे जाते हैं। दुश्चिंताएं व्यक्ति की जो मनोवैज्ञानिक, कहीं ना कहीं वास्तविक दुश्चिंताएं या तंत्रगातापी या नैतिक दुश्चिंता होती हैं, जो मनोवैज्ञानिक जो असामान्य व्यवहार की ओर हमें प्रेरित करती हैं। तंत्रगातापी एक चिंता है, वो भी एक चिंता का ही प्रकार है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है अपचार। उपचार हमारा निदान के बाद जो प्रक्रिया होती है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर आपका अपचार होगा। अपचार में केवल समाज विरोधी व्यवहार या अपराधी व्यवहार, चोरी करना। दूसरी जो किशोरावस्था की चिंता होती है वो होती है मादक द्रव्य सेवन। जिसमें नशा की आदतों का विकास होता है किशोरों में, और उनसे वो उनकी उपलब्धि स्तर या समाज में उनके समायोजन की जो प्रक्रिया वो बाधित होती है। तीसरी जो होती है आहार विकार। आहार विकार सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा होता है बुलिमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा में भूखे रहने की आदत का विकास होता है, भूखे रहने की। बुलिमिया में अच्छे भोजन या स्वादिष्ट भोजन करने की आदतों का विकास करते हैं। और तीसरा जो विकार होता अनियंत्रित बिंग ईटिंग। इसमें अनियंत्रित भोजन, अनियंत्रित भोजन करने की आदत का विकास होता है। इसलिए इसकी जो सही आंसर है वह है चौथा अपचार। इसलिए साथियों, सीरीज की जो कम क्वेश्चन थे, इनके विश्लेषण के साथ जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इन पर अभ्यास करना। और आगे की सीरीज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।